हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। जिनका भी इग्नू का MPS 001 का एग्ज़ाम है 11 को, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दोज पीपल। ठीक है, सारे चैप्टर्स नहीं करेंगे, सिर्फ वो चैप्टर्स करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उनमें से भी वो क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि अब सारे चैप्टर कवर कर सकें। तो हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। ठीक है, कि पॉलिटिकल थ्योरी होती क्या है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से शुरू कर देते हैं। जियोर्ज सेबाइन के अकॉर्डिंग इट इज़ एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स और रेलेवेंट टू पॉलिटिक्स। मतलब ये क्या है, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो। ठीक है, जो कुछ भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। दो मीनिंग है, मतलब इसके ब्रॉडर मीनिंग और नैरो मीनिंग। ब्रॉडर मीनिंग की अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो फिर इट हैज़ टू मेन ब्रांचेस। ठीक है, वन इज़ पॉलिटिकल फिलॉसफी और नॉर्मेटिव थ्योरी। ठीक है, जो पॉलिटिकल फिलॉसफी या फिर नॉर्मेटिव थ्योरी जहाँ पे भी आ गई ना, इसका मतलब जो सिर्फ एक थ्योरी हो सकती है, डैट कैन नॉट बी प्रैक्टिकल। ठीक है, और दूसरा है एम्पेरिकल थ्योरी। ठीक है, तो एम्पेरिकल थ्योरी का मतलब ये है जिस पे रिसर्च हो। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज हो। ठीक है, वो सब चीज़ें हम किस में बोलते हैं, एम्पेरिकल थ्योरी में। मतलब जब आइडिया को एक्सपेरिमेंट के थ्रू, रिसर्च के थ्रू कन्वर्ट कर दिया हो प्रैक्टिकल चीज़ों में। ठीक है, जो साइंटिफिक हो उसे हम बोलेंगे एम्पेरिकल। अब नैरो मीनिंग की बात करते हैं, तो नैरो मीनिंग में हम बोल देते हैं द डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर हम पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की स्टडी करें, ठीक है, एक डिसिप्लिन तरीके से, तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी कहेंगे। अब डेविड हेल्ड के अकॉर्डिंग समझते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। अ नेटवर्क ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड जर्नलाइजेशन अबाउट पॉलिटिकल लाइफ इन्वॉल्विंग आइडियाज़, assumptions and statements about the nature, purpose and key features of government, state and society and about the पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसको कैसे समझना है, एक ऐसा नेटवर्क है किसका, कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट किसके बारे में है, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में है। ठीक है, और पॉलिटिकल लाइफ में क्या क्या आ जाता है, आइडियाज़ आ जाएंगे, अजम्पशंस आ जाएंगे और स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। किसके बारे में, अबाउट द नेचर, पर्पस एंड की फीचर्स। ठीक है, और ये की फीचर्स, पर्पस और नेचर किसका है, गवर्नमेंट का है, स्टेट का है, सोसाइटी का है और लोगों की पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज़ का है। ठीक है, तो डेविड हेल्ड ये बोलते हैं। तो मतलब हम इससे छोटा सा कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। इट इज़ एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट द पॉलिटिकल ऑर्डर इज़ अबाउट। ठीक है, मतलब ये एक ओवरव्यू है। ठीक है, अगर हम ऊपर ऊपर से देखें कि हाँ भाई पॉलिटिकल ऑर्डर कैसा है। ठीक है, अगर हम सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है ये किसकी, पॉलिटिकल की, जो भी राजनीति से रिलेटेड है। अब व्हाट इज़ थ्योरी पे आ जाते हैं। तो थ्योरी का ओरिजिन ग्रीक वर्ड थ्योरिया से हुआ है। थ्योरी का मतलब होता है एक ऐसी वेल फोकस्ड, ठीक है, मतलब जिस पे आप अपना पूरा फोकस दे रहे हो, मेंटल लुक। ठीक है, मतलब अपना पूरा दिमाग लगा रहे हो, पूरा फोकस कर रहे हो किसी चीज़ पे, और आप उसको काफ़ी टाइम से ऑब्ज़र्व कर रहे हो। ठीक है, कंटेम्पलेशन का मतलब लॉन्ग टाइम से आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो उस चीज़ को, और आपकी इंटेंशन क्या है कि आप उस चीज़ पे एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सको। ठीक है, तो उसको हम थ्योरी बोलते हैं। अगर हम आर्नोल्ड ब्रेशट के अकॉर्डिंग देखें तो उनका मतलब है कि जो थ्योरी होती है ना, ब्रॉडर सेंस में उनका मतलब है कि थ्योरी होती है वो जो थिंकर है, ठीक है, उसकी पूरी जितनी भी टीचिंग है उस सब्जेक्ट पे, उस सब का निचोड़ वो एक थ्योरी में दे देता है। ठीक है, इंक्लूडिंग, और उस थ्योरी में क्या क्या होता है, उस थ्योरी की डिस्क्रिप्शन होती है, एक्सप्लानेशन होती है। ठीक है, हिस्ट्री में उस थ्योरी का कैसे इवोल्यूशन हुआ वो होता है। ठीक है, उस थिंकर की वैल्यू जजमेंट्स होती हैं खुद की, एंड अब वो उस थ्योरी से फ्यूचर में क्या गोल्स एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, पॉलिसीज एक्सपेक्ट कर रहा है और प्रिंसिपल्स एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रॉडर सेंस। अब अगर हम नैरो सेंस की बात करें तो थ्योरी का मतलब होता है एक्सप्लानेटरी थॉट, मतलब
जिसमें किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया हो, वो थ्योरी है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि पॉलिटिकल थ्योरी का इम्प्लीकेशन क्या है। अब अगर हमें पूछे ना कि वाई स्टडी इट, है ना, पॉलिटिकल थ्योरी को क्यों पढ़ना है, तो इसीलिए पढ़ना है। ठीक है, तो पहला ये देख लेते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी हमने क्या कहा, एक्सप्लेन करना उस बारे में जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा कि वही पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्या है, तो आप अपनी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाओगे पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी में हमने क्या बोला कि पॉलिटिकल थ्योरी में एक्सप्लेन किया जाता है वट एवर इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा कि वट एवर इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, तो आप अपनी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाओगे। देखना, पॉइंट नोट करते रहना कि वाई स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, पहला आ जाएगा हमारा जनरल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। ठीक है, दूसरा, इट हेल्प्स अस टू एक्सप्लेन वाई एन इवेंट अकर्ड एंड टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, हमें हेल्प करता है कि ये चीज़ क्यों हुई यार, और फिर ये भी हेल्प करता है कि अच्छा फ्यूचर में फिर इस रिलेटेड क्या हो सकता है, वो प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जब भी पॉलिटिकल थ्योरी अपने फंक्शन को ढंग से परफॉर्म करती है, मतलब ये जो दो चीज़ें हैं वो कर पाती है, ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन इन आर स्ट्रगल फॉर द एडवांस ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब अगर बंदे को पता है ना कि उसके देश में पॉलिटिक्स क्या चल रही है, ठीक है, और वो फ्यूचर में गेस कर पा रहा है कि नहीं ये पार्टी ऐसा नहीं कर पा रही, ऐसा नहीं, नेक्स्ट टाइम इसको वोट करनी है, तो फिर यार ऑब्वियस सी बात है उस बंदे का एडवांसमेंट तो होगा ही। ठीक है, ये चीज़ है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि इम्प्लीकेशंस और मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ फ्यूचर थ्योरी, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी की कहाँ कहाँ पॉलिटिकल थ्योरी काम करती है, वही चीज़ है। तो पहला जो एरिया है पॉलिटिकल थ्योरी का, पॉलिटिकल लाइफ ऑफ सिटीजन, उसके पॉलिटिकल बिहेवियर में, पॉलिटिकल आइडियाज़ में, गवर्नमेंट में। ठीक है, दैट ही सीक्स टू एस्टेब्लिश एंड टास्क एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच अ गवर्नमेंट। ठीक है, तो मतलब पॉलिटिकल थ्योरी कहाँ कहाँ काम करती है, उस बंदे की पॉलिटिकल लाइफ में करेगी, उसका पॉलिटिकल बिहेवियर बनाने में हेल्प करेगी, उसको पॉलिटिकल आइडियाज़ में हेल्प करेगी, और गवर्नमेंट से वो क्या क्या चीज़ें करवाना चाहता है उस चीज़ में भी उसकी हेल्प करेगी। ठीक है, द मेथड विच पॉलिटिकल थ्योरी अडॉप्ट इंक्लूड, अब पॉलिटिकल थ्योरी का मेथड क्या है। ठीक है, मेथड क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, इट अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल इन रिलेशन टू सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड मॉरल। ठीक है, तो मतलब हमें ये समझाने की कोशिश करता है जो पॉलिटिकल थ्योरी है कि पॉलिटिकल सोशल से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, समाज से कैसे रिलेटेड है, इकोनॉमिक से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, साइकोलॉजी से कैसे रिलेटेड है, इकोलॉजी हमारे एनवायरनमेंट से कैसे रिलेटेड है, और हमारे मॉरल से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू सीक टू अचीव इज़ टू बिल्ड अ गुड स्टेट इन अ गुड सोसाइटी। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है, अगर हम तीसरा काम बोलें कि तीसरा यूज़ इसका क्या होता है, तो ये गुड सोसाइटी को बनाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, एज अ बॉडी ऑफ थॉट पॉलिटिकल थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन, इवेल्युएट एंड प्रेडिक्ट पॉलिटिकल फिनोमिना, ये ऑलरेडी हम बोल चुके हैं। उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी इज़ बोथ प्रिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब हो जाएगा हमारा कि हम बोलते हैं ना कि डॉक्टर ने दवाइयाँ हमें प्रिस्क्राइब करी हैं। ठीक है, तो मतलब उन्होंने ये हमें कहा है कि आप ऐसा ऐसा करो, तो उसी तरह पॉलिटिकल थ्योरी भी हमारी मदद करती है, ये बताती है हमें कि भाई कैसी कैसी चीज़ें होनी चाहिए आपके देश में, और एक्सप्लेनेटरी मतलब चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंटेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो कंटेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में हम शेल्डम वॉलिन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि वो क्या बोलते हैं। तो शेल्डम वॉलिन के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, एक ऐसी एक्टिविटी है, ठीक है, क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें जो ग्रुप्स होते हैं, इंडिविजुअल, सोसाइटी, अपने एडवांसमेंट के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, अपने एडवांसमेंट के लिए लड़ रहे हैं ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़। दूसरा वो बोलते हैं एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें जब जो सिचुएशंस है वो चेंज हो रही हैं, कंडीशंस चेंज हो रही है, ठीक है, मतलब हालात बदल रहे हैं तब, या फिर कमी हो रही है लोगों को,
फिर भी जो एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, वो पॉलिटिकल थ्योरी ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोलते हैं कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें एडवांसमेंट की चाह इस तरह के रिजल्ट दे जो पूरी सोसाइटी को इफ़ेक्ट करे। मतलब लोग चाहते हैं कि उनकी एडवांसमेंट हो, ठीक है। तो अगर लोग चाहेंगे तो वो पूरी सोसाइटी को ही अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल थ्योरी एज अ हिस्ट्री, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी, इस चैप्टर से ना एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो मतलब ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब हम पॉलिटिकल थ्योरी एज अ हिस्ट्री की बात करते हैं तो कौन कौन से स्कॉलर्स इसके बारे में बात करेंगे? जॉर्ज सेबाइन, ठीक है, उन्होंने इसके बारे में बात करी है। तो उनका कहना है कि ऑल हिस्ट्री इज़ नॉट पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। जिस तरह से जो पूरी पॉलिटिक्स है ना वो कभी हिस्ट्री नहीं हो सकती, पूरी पॉलिटिकल थ्योरी हिस्ट्री नहीं हो सकती, उसी तरह से कभी पूरी हिस्ट्री भी पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी विदाउट हिस्ट्री इज़ अ स्ट्रक्चर विदाउट अ बेस। क्यों? क्योंकि जो हिस्ट्री में चीज़ें हुई हैं उन्हें कंसिडरेशन में रखते हुए ही कोई जो स्कॉलर होता है वो अपनी थ्योरी देता है, ठीक है। तो मतलब जब हिस्ट्री हो चुकी तभी तो स्कॉलर ने उस चीज़ से प्रभावित होकर अपनी थ्योरी दी, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री डिफाइंस व्हाट हैज़ लॉस्ट इट्स वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पॉलिटिकल थ्योरी आती है ना, मान लो वर्ल्ड वॉर्स हुई, तो उसके बाद आई हमारी रियलिस्ट थ्योरीज, ठीक है, जिसमें बोला गया कि नहीं भाई ह्यूमन नेचर ऐसा है वैसा है, ठीक है, मतलब अच्छा नहीं है, मतलबी है, वो है सो है, ठीक है। तो अब उस चीज़ में वो चीज़ हो चुकी है ना, वो घटना हो चुकी है, अब लोग उसी से ही तो प्रभावित होकर थ्योरी दे रहे हैं अपनी, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि भाई ह्यूमन नेचर ने अपनी वैल्यूज़ लॉस्ट कर दी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद एज हिस्ट्री पॉलिटिकल थ्योरी conserves what has significance and helps posterity to cherish it for a long time to come. Concepts such as justice, liberty, equality, obligation, as evolved through the annals of time, are being held high by political theory today, shall continue टू बी इन द फ्यूचर। तो मतलब कहने का मतलब है ये है कि जो हिस्ट्री में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई ना और जो उन्हें लगता है कि नहीं यार ये चीज़ें तो लंबे समय तक चलनी चाहिए, पॉलिटिकल थ्योरी उस चीज़ों को कंटेन करती है, ठीक है। जैसे कॉन्सेप्ट हैं जस्टिस का, लिबर्टी का, इक्वालिटी का, ऑब्लिगेशन का, ठीक है। अब ये चीज़ें हैं ना जो ये टाइम के साथ साथ लोगों में इवॉल्व हुई है, तो पॉलिटिकल थ्योरी इन चीज़ों को हाईलाइट करती है कि हाँ भाई ये चीज़ें फ्यूचर में भी चलनी चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में पता होने के बाद ही पॉलिटिकल थ्योरी बता पाती है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ है। एक एग्जांपल लेंगे अगर हम, ठीक है, तो जो प्लेटो का कम्युनिज़म था ना वो बहुत अलग था मार्क्स के कम्युनिज़म से, ठीक है। अब हम कैसे इनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाए प्लेटो के और मार्क्स के कम्युनिज़म में, जब हमने उन दोनों की हिस्ट्री देखी कि जब प्लेटो आए तो फिर उनके टाइम में क्या क्या घटनाएं हो रही थी और जब मार्क्स आए तो फिर उनके टाइम में क्या क्या घटनाएं हो रही थी, ठीक है। तो मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड ही है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। सेबाइन लिखते हैं कि जो एक ग्रेट पॉलिटिकल थ्योरी होती है ना, ठीक है, वो प्रेजेंट सिचुएशन को भी एनालिसिस कर लेती है और फ्यूचर में आने वाली सिचुएशन के लिए भी अपने सजेशंस दे जाती है, ठीक है। उसके बाद इवन दो इट इज़ द आउटकम ऑफ अ पेक्यूलर सेट ऑफ हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस हैव सिग्निफिकेंस फॉर ऑल टाइम्स टू कम, ठीक है। अगर हिस्ट्री में कोई ऐसा सर्कमस्टांस हुआ हो ना, ठीक है, तो वो जो सर्कमस्टांस है मतलब कुछ हुआ है मतलब जो हिस्ट्री में, तो फिर उस चीज़ का हमेशा के लिए ही सिग्निफिकेंस रहता है। मतलब फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर्स हुई, ठीक है, तो अब उस चीज़ का हमेशा ही सिग्निफिकेंस रहेगा। और अब अगर उस बेस पे कोई पॉलिटिकल थ्योरी आई है तो फिर उसका भी हमेशा ही सिग्निफिकेंस रहेगा। इसीलिए जो पॉलिटिकल थ्योरी है इट इज़ रिस्पेक्टेबल, ठीक है। तो मतलब अगर हम थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहें इसे, हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि क्या ये सीख करता है टू अंडरस्टैंड द टाइम, ठीक है, मतलब अंडरस्टैंड को समझने की मांग करता है, प्लेस एंड द सर्कमस्टांसेस जिससे ये इवॉल्व हुई है, ठीक है, मतलब जिससे ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पनपी है, ठीक है। इफ़ इट इग्नोर्स इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इट लूजेज इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर अपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को ही भूल जाएगी तो ये अपनी स्ट्रेंथ भी लूज़ कर देगी, ठीक है। इट्स फोकस एंड इट्स मैसेज,
एनी पॉलिटिकल थ्योरी हैव फैक्ट्स दैट इट इज, ठीक है। एनी पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ फैक्ट्स इन विच इज इट डेवलप्स, ठीक है। तो मतलब हर पॉलिटिकल थ्योरी के पास कुछ ना कुछ ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिससे ये डेवलप होती है। पॉलिटिकल थ्योरी एज अ फिलोसफी, जो मेन इसके स्कॉलर हैं वो हैं लियो स्ट्राउस, ठीक है। तो मतलब पॉलिटिकल थ्योरी एज अ फिलोसफी क्या बात करती है, पहले तो हर जगह ये चीज़ लिखनी है कि जिस तरह से पूरी फिलोसफी पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है, पूरी पॉलिटिकल थ्योरी भी फिलोसफी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ लिखनी है। उसके बाद ये एक ना फ्यूचर के लिए आई देता है, ठीक है। फ्यूचर के लिए आई मतलब कैसे देता है कि एक होप, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार ये चीज़ ना ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, इस गवर्नमेंट को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। तो वो क्या है, वो फिलोसफी ही झाड़ रहे होते हैं उस टाइम, है ना, कि चीज़ें ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो वही कि फ्यूचर के लिए एक बेस तैयार करता है कि हाँ ऐसे ऐसे होना चाहिए था ये चीज़ें, ठीक है, ऐसे। तो मतलब मेनली यही है फिलोसफी में। पॉलिटिकल साइंस एज अ पॉलिटिकल थ्योरी एज अ साइंस की बात करें तो 3 मेन अगर हमें याद रखने हो, जॉर्ज कैटलिन, डेविड स्टन, रॉबर्ट दाल, ठीक है। ये 3 लोग इसके सपोर्टर हैं। अब इनका कहना है ना कि पहली चीज़ तो यही है कि यार ऑल साइंस इज़ नॉट पॉलिटिकल थ्योरी जस्ट एज ऑल पॉलिटिकल थ्योरी इज़ नॉट साइंस, ठीक है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि भाई एग्जैक्ट साइंस नहीं है जैसे फिज़िक्स या फिर केमिस्ट्री होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। जैसे अगर साइंस में हम बात करें कि कोई चीज़ ऊपर जाएगी वो नीचे आनी ही आनी है, ये एक यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड प्रिंसिपल है, ठीक है। पर पॉलिटिकल थ्योरी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ना ही कोई लेबोरेटरीज है, ना ही कोई प्रिडिक्शंस हैं, ठीक है। पर ये फिर भी ये साइंस है, कैसे, क्यों, क्योंकि इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स को एडमिट किया जाता है और ऐसे नॉर्म्स क्या होती हैं, वैल्यूज़ को, ठीक है, एडमिट किया जाता है, माना जाता है, ठीक है। पहले उस पर ऑब्जर्वेशन कर ली जाती हैं और उसको टेस्ट कर लिया जाता है। कैसे, मान लो अगर आपने कोई चीज़ सोची है कि यार अब ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट ना ऐसा ऐसा करेगी, ठीक है, डेमोक्रेसी होगी या कुछ भी होगा जो भी है, ठीक है। तो अगर वो चीज़ हो गई तो मतलब आपने उस सिचुएशन में उस चीज़ को टेस्ट करके देख लिया है, ऑब्जर्व करके देख लिया है, ठीक है। तो फिर ये वही उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ये एडमिट करता है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इसीलिए। उसके बाद बात करें दूसरा कि जो इसका मेथड है ना और जो इसकी अप्रोच है, ठीक है, वो साइंस की तरह है, ठीक है। साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक अप्रोच है, कैसे कि वही ऑब्जर्व और टेस्टेबल चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद जो कंक्लूज़न है वो कैसे ड्रॉ किया जाता है, मतलब किसी चीज़ की स्टडी करी, अब कंक्लूड कर रहे हो आप तो कैसे करते हो, स्टडी, फिर ऑब्ज़र्व, फिर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पहले स्टडी कर दिया, फिर उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करा कि हाँ हो रहा है ऐसा या नहीं, फिर उसे अपनी अपनी सरकार के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हमारी भी ऐसी कर रही है, ठीक है। तो फिर इस तरह से, ठीक है। तो मतलब इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, साइंस है, ठीक है। और अगर साइंस नहीं है तो बोलते वही चीज़ बोल देंगे कि इसमें कोई भी लैब्स नहीं है, लेबोरेटरीज़ नहीं है, ये चीज़ें नहीं है इसमें। अब हमारा आ जाता है इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंशियंट टाइम की, ठीक है। जब भी हम एंशियंट टाइम की बात करें तो हमेशा हम ग्रीक्स और रोमन्स की बात करेंगे, मोस्टली ग्रीक्स, ठीक है। तो इस टाइम पे कौन से आइडियाज़ आए थे, जस्टिस के, सिटीजनशिप के, और एक आइडियल सोसाइटी का आइडिया आया, ठीक है। उसके बाद हमारी आ गई मिडल एज, इसमें रिलीजन और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को डाल दिया। जब भी रिलीजन की बात होती थी पहले वाले टाइम में हमेशा चर्च हुई होगा, ठीक है, और पॉलिटिकल के लिए स्टेट होगा, ठीक है। मॉडर्न टाइम्स में उसके बाद एनलाइटनमेंट थिंकर्स आ गए, मतलब जो अवेयर थे, जागरूक थे। तो इन्होंने, अगर कोई बंदा अवेयर है, जागरूक है, तो वो हमेशा रीज़न पे फोकस करेगा, ठीक है, और राइट्स पे फोकस करेगा। तो इन्होंने इंडिविजुअल राइट पे फोकस किया और सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब आपस में कम्युनिकेशन करो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म। जब लिबरल थिंकर्स आए तो इन्होंने इंडिविजुअल लिबर्टी पे फोकस किया, नेशनलिज्म आया तो डेमोक्रेसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो इन्होंने वही बोला, मार्क्सिज्म आ गया फिर सोशलिज्म के थ्रू। तो इन्होंने कैपिटलिज्म की बुराई करी, ठीक है, और बोला कि हमें एक कम्युनिस्ट या फिर सोशलिस्ट सोसाइटी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आज का समय, कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स। आज के टाइम में डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, मल्टीकल्चरलिज्म और ग्लोबलाइजेशन।
मल्टी कल्चरलिज्म क्या होता है, जहाँ बहुत सारे कल्चर्स एक साथ रह रहे हों, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मल्टी कल्चरलिज्म। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी की, ठीक है। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी कब से कब तक थी, एंशियंट ग्रीक से लेके अर्ली क्रिश्चियनिटी तक थी, ठीक है। इन्होंने बोला क्या, जो ह्यूमन नेचर है वो कैसा है, फिक्स है और अनचेंजिंग है, मतलब जो ह्यूमन का स्वभाव है, नेचर है, वो बदलता नहीं है। जो रीज़न है ना और मोरालिटी है, हमारे जो मॉरल्स हैं वो ज़रूरी हैं, किस लिए, एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो कॉमन गुड है, मतलब सबकी भलाई है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी एक बंदे के इंटरेस्ट से। उसके बाद अगर इसके मेन थिंकर्स की बात करें तो प्लेटो एंड एरिस्टोटल आ जाएंगे, जिन्होंने आइडिया दिया था, इमेजिन किया था एक आइडियल सोसाइटी, ठीक है, जहाँ पे एक पॉलिटिकल ऑर्डर होगा जो बिल्कुल जस्ट होगा, न्याय होगा, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। दूसरा बोला क्या कि जो सिटीजनशिप है वो एक पॉलिटिकल लाइफ के लिए ज़रूरी है। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर हम इस देश के सिटीज़न हैं तभी इस देश में वोट दे पा रहे हैं, तभी हमारे इस देश में पॉलिटिकल लाइफ है। थिंकर्स जो इसमें सपोर्ट करते हैं हमारे यहाँ जाते हैं प्लेटो, एरिस्टोटल, साइसेरो, ठीक है, कुछ और प्रोनाउंसिएशन भी हो सकती है। प्लेटो ने बुक लिखी द रिपब्लिक, एरिस्टोटल ने लिखी पॉलिटिक्स, साइजेरो ने लिखी ऑन द कॉमनवेल्थ। अब इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं। तो जो ये इन्होंने अपने थॉट्स गैदर किए हैं ना, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, ठीक है, कोई हमारी वो नहीं लिया इन्होंने, इंडिया का कुछ नहीं उठाया, या इंडिया बोल लो या फिर बोल लो ईस्टर्न कंट्रीज से नहीं ज़्यादा उठाया गया है, ठीक है। और दूसरा ये कि पैट्रियार्कल है, मतलब मैन 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 कर रहे हैं हर जगह, कहीं पे वीमेन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। और जो इन्होंने बोला कॉमन इंटरेस्ट या कॉमन गुड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे ये कॉमन गुड से बात कर रहे हैं बड़े लोगों की, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पोवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लास स्ट्रगल, इन इश्यूज़ पे कोई ख़ास बात नहीं करी। और जो ह्यूमन नेचर को लेके है, इनका कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, मतलब कुछ अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बता रहे हैं ये ह्यूमन नेचर को, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता ना, सबका नेचर अच्छा नहीं होता। उसके बाद उस टाइम पे कॉलोनियलिज़म और इम्पेरियलिज़म, इस चीज़ के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं करी। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की, ठीक है। तो जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या बात करते हैं, वो बोलते हैं कि यार सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए किसके बीच में, सिटीजन और स्टेट के बीच में, ठीक है। सिटीजन और स्टेट के बीच में क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। और जो सिटीजन है ना वो अग्री करते हैं गवर्नमेंट को मानने के लिए, क्यों, बदले में वो गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन चाहते हैं, ठीक है, कि वो गवर्नमेंट उनकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करे, इसीलिए वो स्टेट को सोवरेन मान के उनकी ऑर्डर्स को ओबे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो फोकस है ना, पहले हम कॉमन गुड की बात कर रहे थे, पर अब जो फोकस है वो इंडिविजुअल राइट्स पे हो रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल, हर एक बंदे की राइट पे, हर एक बंदे के फ्रीडम पे, ठीक है। और इनका मानना है कि जो लोग हैं ना उन्हें विरासत में मिल रखी है राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंकर आते हैं मॉन्टेस्क्यू, ये बोलते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ताकि कोई भी सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब जैसे हमारे इंडिया में भी है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ताकि कोई एक बंदा या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन ज़्यादा पावरफुल बन के अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। अगर हम इसके मेन थिंकर्स की बात करें तो आ जाएंगे हमारे हॉब्स, रूसो, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। हॉब्स ने लिखी लेवियाथन, लॉक ने लिखी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, रूसो ने लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और मॉन्टेस्क्यू ने कॉन्सेप्ट दिया सेपरेशन ऑफ पार्ट्स का, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने हमारा नेक्स्ट आ जाता है कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, 20th सेंचुरी से 21st सेंचुरी में चलती आ रही है जो, तो इस टाइम पे कौन से कॉन्सेप्ट आ गए, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, वोटिंग एंड रिप्रेजेंटेशन से लोग गवर्नमेंट चूज़ करेंगे, प्लूरलिज्म, मतलब बहुत सारे कल्चर साथ में रह रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग आइडेंटिटी के ग्रुप एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। मल्टी कल्चरलिज्म मतलब बहुत सारे कल्चर साथ में रह रहे हैं, ऊपर प्लूरलिज्म का मतलब बहुत अलग अलग आइडेंटिटी के ग्रुप साथ में रह रहे हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ कल्चर इंक्लूड नहीं होता प्लूरलिज्म में, पर मल्टी कल्चरलिज्म में कल्चर इंक्लूड होता है, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल गवर्नेंस की बात आ जाती है, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ये सब, ठीक है।
उसके बाद कंटेम्प्रेरी थिंकर्स एक्सप्लोर ग्लोबल पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। तो मतलब इन्होंने किस बारे में बात करी, ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में बात करी और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करी, ठीक है। प्रियोरिटाइज ह्यूमन राइट्स, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। किस चीज़ को प्रायोरिटी दी इन्होंने, ह्यूमन राइट्स को, जस्टिस को और ह्यूमन डिग्निटी को प्रायोरिटी दी। अगर मेन थिंकर्स की बात करें तो हमारे आ जाएंगे रॉल्स, नोजिक, फॉकलैंड, ठीक है। रॉल्स ने बुक लिखी है थ्योरी ऑफ जस्टिस, नोजिक ने लिखी अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, फॉकलैंड ने बुक लिखी पावर एंड नॉलेज। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा डेमोक्रेसी। वही पहले हम अगर डेमोक्रेसी का बात करें तो डेमोक्रेटिया वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसमें डेमोस का मतलब है पीपल, क्रेटिया का मतलब है रूल। तो मतलब डेमोक्रेसी का मतलब हो गया ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें लोगों का रूल हो, ठीक है। ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेटिक आइडिया की अगर हम बात करें तो 1992 में 2500 साल हो गए थे डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करते हुए। किसी भी और पॉलिटिकल आइडिया को इस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया गया है जैसे डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। जो एंशियंट ग्रीक थे देवर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने 2500 साल पहले डेमोक्रेसी को एस्टाब्लिश किया था, ठीक है। अगर हम एंशियंट टाइम में और मॉडर्न टाइम में डेमोक्रेसी के डिफरेंस की बात करें तो एंशियंट टाइम में जो पीपल की डेफिनेशन है, हम बोलते हैं ना रूल ऑफ पीपल, ठीक है। तो उसमें पीपल की डेफिनेशन में स्लेव्स को, वीमेन को और मैटिक्स मतलब फॉरेनर्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। ऑन द अदर हैंड अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो सभी को हक मिल रखा है डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का। तो मतलब एंशियंट टाइम में जो पावर थी वो बड़े लोगों, एरिस्टोक्रेट्स, लैंडलॉर्ड्स, जनरल्स, इन्हीं के हाथ में थी, ठीक है। तो उस टाइम में स्ट्रगल हो रहा था डेमोक्रेटिक या फिर पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए, ठीक है। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी के अगेंस्ट किस बेस पे, बर्थ एंड वेल्थ के बेस पे थी उस टाइम पे पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। अगर हम एथियन डेमोक्रेसी की बात करें, मतलब एथियन ग्रीस की कैपिटल थी, तो ग्रीस में कैसी डेमोक्रेसी थी, लोगों की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन थी, 300 दिन साल में मीटिंग हुआ करती थी और सभी लोग मिलके किसी भी मैटर पे डिसीजन लिया करते थे, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देख ली डेमोक्रेसी की। तो अगर हम आज के टाइम में किसी भी देश को मॉडर्न कहेंगे तो पहली कंडीशन यही होनी चाहिए कि भाई वहाँ पर डेमोक्रेसी है या नहीं है, ठीक है। 3 देश हैं जिनमें सबसे पहले मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आई, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ठीक है। इनकी डेमोक्रेसी को हम समझेंगे थोड़ा थोड़ा। ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था 17वीं सेंचुरी में, ठीक है। उसी के बाद वहाँ पे क्या आई, डेमोक्रेसी आई। जो पावर थी वो क्राउन से के हाथ से 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में शिफ्ट हो गई, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था वो वही जो मतलब रिच रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, और हाउस ऑफ कॉमन इलेक्टेड चैम्बर हुआ करता था जहाँ पे जो लोग चुन के जाते थे उन्हें आम लोग ही चुना करते थे, पर इन आम लोगों में सबको राइट नहीं मिल रखा था इनको चुनने का, ठीक है। किस किस को राइट मिल रखा था, ऐसे लोग जिनके पास ऐसे जो लोग थे जिनके पास लैंड नहीं थी, ठीक है, या फिर जो इलाइट क्लास से बिलोंग नहीं करते थे उन्हें कोई राइट नहीं था चुनने का, मतलब। बट 1832 में एक रिफॉर्म होता है जिसमें सभी को राइट मिल जाता है, सभी। अब इन सब में कौन कौन है, स्मॉल फार्मर्स, लैंड ओनर्स, फार्मर्स, शॉपकीपर्स, हाउस होल्ड जो 10 जिनके पास 10 यूरो हैं या फिर जो 10 यूरो का रेंट पे करते थे, ठीक है, उन्हें या फिर उससे ज़्यादा, उन्हें राइट मिल गया किसका, इस इलेक्टेड चैम्बर में लोगों को भेजने का, वोट देने का। 1929 में वीमेन को राइट मिल गया, राइट टू वोट, और 1948 में वहाँ पे हो गई यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ठीक है, जो हमारे इंडिया में है कि सभी को वोट देने का अधिकार है। बट ब्रिटेन में डेमोक्रेसी, या फिर हम बोल सकते हैं हाँ मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कैसे आई, पीसफुल मैनर में आई, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ। अब बात करते हैं हम फ्रांस की, तो यहाँ पर रेडिकल फॉर्म आई, मतलब रेवोल्यूशन हुआ था यहाँ पे। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, लोगों ने डिमांड करा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोवरेनिटी, ठीक है। अब इस रेवोल्यूशन के बाद लोगों को दे दी गई क्या, पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट, रिलीजन, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड रिलीजन, सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, ये सब चीज़ें लाई गई। बट 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है, जिसमें सभी मेल्स को वोट देने का अधिकार मिल गया। बट वोट देने के लिए प्रॉपर्टी होनी ज़रूरी थी, वीमेन को वोट देने का राइट नहीं मिला,
और जो सर्वेंट्स थे उनको भी नहीं मिला, जिनके पास घर नहीं था, जॉब नहीं थी, उनको भी नहीं मिला। अगर हम बात करें फ्रांस में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सबको वोट देने का अधिकार कब मिला, तो वो हुआ 1946 में। अब हम बात करते हैं यूएसए की। तो यूएसए में भी अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। 1775 से लेके 1783 तक रेवोल्यूशन हुआ था, पर लोगों ने 1776 में अमेरिका को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे कब आई, तो जब लोगों ने डिक्लेयर कर दिया तभी स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया था। सारे सिटीजन इक्वल हैं, ये चीज़ बोल दी गई थी। पावर थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में। लोगों का मेन मुद्दा डेमोक्रेसी से रिलेटेड यही था कि उन्हें लिबर्टी और इक्वालिटी दी जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं जॉन लॉक की, कि जो जॉन लॉक थे हमारे, उनका क्या मतलब पर्सपेक्टिव था, उनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी कैसे आई, क्या हुआ, ठीक है। अब हुआ क्या, जॉन लॉक ने एक बुक लिखी थी सेकेंड ट्रीटिज ऑन गवर्नमेंट, 1681 में उन्होंने बुक लिखी। उनके जो उनका ये बुक है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है क्लासिकल लिबरल आइडिया का, ठीक है। इसमें इन्होंने एक ऐसी हाइपोथेटिकल स्टेट की बात करी है। हाइपोथेटिकल मतलब जो इमेजिनरी हो, जहाँ पे सभी लोग लॉ ऑफ नेचर में रह रहे थे, मतलब कोई भी अथॉरिटी नहीं थी, कोई रूल नहीं था, कोई रेगुलेशन नहीं था, जो कोई सरकार कुछ भी नहीं थी, ठीक है। जो लोग थे ना, वो प्रकृति के नियमों के अनुसार रह रहे थे, ठीक है। पीसफुल वे में रह रहे थे सब मज़े से। भगवान ने उन्हें इक्वालिटी फ्रीडम दे रखी थी। पर जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, कुछ लोगों ने दूसरों को इन्वेड करना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस सब को रोकने के लिए मैन ने क्या करा, कुछ कानून बनाए। अब उन्होंने वो कानून कैसे बनाए, वो सभी लोग इकट्ठे हुए, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, ठीक है। वो सभी लोग इकट्ठे हुए और मिल के उन्होंने एक अथॉरिटी क्रिएट कर ली कि हाँ भाई, ये हमारे सिर पे रहेगा बंदा, ठीक है। अब हम अपने जो राइट्स हैं ये इस बंदे के हाथ में दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये बंदा हमें रन करेगा, मतलब उन्होंने एक अथॉरिटी बना ली। फिर उस अथॉरिटी में वो बंदा वो राइट्स थे ना जो सभी लोगों के, वो उस बंदे के हाथ में थे। पर जो लोग थे बदले में, वो बंदा उन लोगों को क्या दे रहा था, लाइफ, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, और जब उनकी प्रॉपर्टी है उन सबको क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। और अगर ये बंदा फेल हो जाता है अपने इस काम में, ठीक है, तो इसको हटा के नेक्स्ट टाइम दूसरे से इसे रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो जॉन लॉक का प्रिंसिपल है, इसके बेस पे अमेरिकन रेवोल्यूशन, या फिर बोल सकते हैं अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1770 को माना जाता है कि भाई हाँ, ये जॉन लॉक के प्रिंसिपल पे बेस था। और जो हमने पढ़ा फ्रेंच डिक्लेरेशन, ठीक है, ऑफ राइट ऑफ मैन, तो वो रूसो के आइडिया पे बेस था, ठीक है। अब रूसो का क्या मानना था उनके अकॉर्डिंग कि भाई जो तुमने ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करा है ना, कि भाई हाँ, हम एक बंदे को इलेक्ट कर देंगे और यही हमें रिप्रेजेंट करेगा, अब हमारे लिए मतलब काम करेगा, ये नहीं गलत है कहते। हमें तो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ठीक लगती है। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी मतलब सभी लोग इकट्ठा हुए एक जगह और कानून लगे बनाने, ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, और ये रूसो का मानना था, ठीक है। पर ये क्या है, पॉसिबल है सिर्फ छोटे शहरों में, छोटी जगहों में, बड़ी जगह में ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डेमोक्रेसी की जो वेव्स आई उनके बारे में। जो डेमोक्रेसी का प्रोसेस था ना, डेमोक्रेटाइजेशन का, वो वेस्टर्न कंट्री में आया 19th सेंचुरी में। तो उसी को ही हम बोलते हैं फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी, या फिर फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, जो 19th सेंचुरी में आया। कहाँ पे, वेस्टर्न कंट्रीज़ में फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। इसमें डेमोक्रेसी आई कहाँ, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए में। सेकेंड वेव आई कब, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। थर्ड वेव आई कब, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है। थर्ड वेव में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आई जर्मनी, इटली, और जो कुछ एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, जैसे हम भी थे एशियन कंट्रीज़ में, उनमें डेमोक्रेसी आई, ठीक है। और फोर्थ वेव की अगर हम बात करें तो वो तब आई थी जब 1991 में जो यूएसएसआर था वो टूटा था। तो बहुत सी जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ थी और जो ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ थी, ठीक है, उनमें डेमोक्रेसी आई थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जस्टिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब यार डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है, क्यों ठीक है डेमोक्रेसी। तो हम बोलते हैं कि एक फेयरेस्ट वे है किसका, इक्वालिटी का, ठीक है।
फेयरेस्ट वे है फेयरेस्ट वे ऑफ गिविंग एक्सप्रेशन टू इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। उसके बाद लोगों में कंपटीशन क्रिएट करता है जिसकी वजह से डेवलपमेंट होती है, ठीक है। हर बंदे को फील करवाता है कि हाँ भाई उनका भी रोल है किस चीज़ में, डिसीज़न मेकिंग में। बस यही चीज़ें हैं, मॉरल सॉवरेनिटी, पीपल आर बेस्ट जजेस ऑफ देयर ओन डिसीजंस, ठीक है। अब हम फटाफट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं। तो पहला जाता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अभी हमने पढ़ लिया कि जिसमें जो हमारे देश में है, कब, विधान जो राज्यसभा है उसमें, कि लोग कुछ लोगों को चुनेंगे, ठीक है, और फिर वो आगे हमारे लिए जाके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, ठीक है। तो वो हो जाता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव। अगर इसके सपोर्टर्स की बात करें तो हॉब्स एंड लॉक है, और अगर इसके क्रिटिक की बात करें तो रूसो है, क्योंकि रूसो बात करते हैं डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की, जिसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ठीक है। तो रूसो और मिल की राइटिंग्स में है ये। रूसो के अकॉर्डिंग हर बंदे को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्योंकि रीज़न उन्होंने क्या बताया कि ज़रूरी नहीं है जिनको हम चुन रहे हैं उनके इंटरेस्ट और हमारे इंटरेस्ट सेम हो। अब अगर हम मिल की बात करें तो उन्होंने कहा कि यार ये एक एजुकेटिव फंक्शन है, मतलब हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे ना तो वो एक एजुकेटिव फंक्शन है, ठीक है, बंदे को एक्टिव सिटीजन बनाता है, ठीक है। और ये ऐसा मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से जो पब्लिक इंटरेस्ट है ना, मतलब हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है, उसे उसे मतलब अकाउंट में लिया जाएगा, मतलब उसी के अकॉर्डिंग फिर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए जाएंगे, ठीक है। किसी और के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए जाएंगे। अगर इसकी क्रिटिक की आलोचना की बात करें तो यही है कि जो लार्ज सोसाइटी होगी उनमें ये पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके बाद आता है डेलिब्रेटिंग डेमोक्रेसी, ठीक है। डेलिब्रेटिंग डेमोक्रेसी क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, रिप्रेजेंटेटिव का और पार्टिसिपेटरी दोनों का। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि मान लो कोई फैक्ट्री से रिलेटेड लॉ बन रहा है, तो जो उस फैक्ट्री की से रिलेटेड यूनियंस है ना, जो देश में इम्पॉर्टेंट यूनियंस, उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। जो मिनिस्ट्री होएगी उसमें उन्हें बुलाया जाएगा और एक जगह बैठ के उस पर डिबेट होगी, जो भी फाइनल कंक्लूज़न निकलेगा वो फिर लॉ इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो ये दोनों का मिक्सचर है, रिप्रेजेंटेटिव का भी और पार्टिसिपेटरी का भी, ठीक है। उसका आता है सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी में क्या है, जो मेन मतलब फोकस है वो है इक्वालिटी पे, ठीक है। सपोर्ट करता है किस चीज़ को, वेलफेयर स्टेट के आइडिया को, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि भाई वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दो, सब में बराबर बांट दो वेल्थ को, ठीक है। फोकस करता है किस पे, लिबरल इंस्टीट्यूशन पे और जस्टिस पे, कि भाई लिबर्टी तो होनी चाहिए बट सबको जस्टिस भी मिलना चाहिए, जस्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो सोशल डेमोक्रेसी है ना, इसे हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी से थोड़ा ज़्यादा है और सोशलिज्म से थोड़ा कम है, ठीक है। हर बंदे को इक्वल शेयर मिलना चाहिए, ठीक है, रिसोर्सेज का, ताकि वो अपने फ्यूचर के लिए प्लान्स डिसाइड कर सकें कि हाँ अब मैं इस रिसोर्सेज से क्या क्या करूँगा। उसके बाद हर वर्कर, हर वीमेन, हर डिसेबल, बूढ़ा बंदा, कल्चरल माइनॉरिटी, इन सब का यार अच्छा करो, इन सब का वेलबींग करो, ये मानना है इनका, ठीक है। तो मतलब कलेक्टिव ग्रोथ की ये बात करता है जो हमारी सोशल डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। अब कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी क्या है, ग्लोबलाइजेशन हो गई है ना अब, ठीक है। तो फिर ये बोलते हैं कि जो सुपर नेशनल या फिर हम बोल सकते हैं ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, इनको यार ऐसे स्टेप लेने चाहिए जो मेजर प्रॉब्लम्स है, मतलब जिससे हर देश डील कर रहा है उनसे वो लड़ें, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, टेररिज्म हो गया, ठीक है। हमें पता है कि अब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन है, इसमें जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी कितनी चलती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो। चलती किसकी है, डेवलप्ड नेशंस की। तो ये बोलते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको मतलब रिप्रेजेंट करो, इक्वली रिप्रेजेंट करो सबको, ठीक है। जो कॉमन मास है, मतलब जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है जहाँ पे पॉवर्टी है, ठीक है, उन सबको भी इंक्लूड किया करो डिसीजन मेकिंग में।